बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अगले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहे हैं, बल्कि ख़तरे के सायरन बज नहीं रहे, इस ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि 9 मई से एक दिन कबल पूरा का पूरा लाहौर जो है वो इस मैदान जंग बन चुका है। शदीद शेलिंग वहां पर हो रही है, मारपीट। जिस तरह से जनाब लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा और वाज़ेह मैसेज आज खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा दिया है, उसने इस वक्त नई लंका ढा दी है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईंट से ईंट बजा कर रख दी और एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अगले 24 घंटों में क्या करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऐलान, जिसने इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। उस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो बराह रास्त हमला कर रही है, वो भी इस वक्त फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। तो आज इमरान खान ने भी एक नया बम शेल जो है वो फोड़ दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं हटी, यानी कि अचानक से पूरी की पूरी पीटीआई और इमरान खान जो हैं आज वो आए हैं और उन्होंने हमला कर दिया है। बदतरीन हमले हुए हैं। आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया मौकफ है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और शेर अफजल मरवत जो हैं उनको जनाब पार्टी से निकाल दिया गया है। ये मामला और माजरा क्या है, उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल लाजम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादराम, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। शेर अफजल मरवत जो हैं वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका नाम स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं भिजवा रही थी। तो आज जनाब हुआ ये कि शेर अफजल मरवत का नाम जो है वो इसमें निकाल दिया गया और इमरान खान ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए एक नए नाम की मंजूरी जो है वो दे दी है। उस ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम जो है उसको नामजद कर दिया है और इमरान खान ने उनके नाम की मंजूरी दे दी है। तो लिहाजा इस वक्त जनाब ये अहम तरीन तफसीलात। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने मजीद ये कहा कि इमरान खान ने 3 लोगों को मुज़ाकरात का हक दिया, जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं वो उनसे रब्ता करेगा, जिसके लिए हमारे सिर्फ 2 ही शराइत हैं, जिनमें से एक तो ये है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, दूसरा ये कि लोग सियासत से बाहर निकलें क्योंकि सियासत उनकी डोमेन नहीं है, यानी कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम लोग असम्बलियां छोड़ने की गलती नहीं करेंगे, लोगों ने हमें वोट दिया है। हामिद रजा साहब ने जज्बाती होकर ये बयान दे दिया था। अब जनाब शेर अफजल मरवत साहब का जब नाम निकाला गया, ऐलान हुआ, तो शेर अफजल मरवत जो है वो गुस्से के अंदर आगे फट पड़े और आज भी वो अडयाला जेल में गए। खान साहब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। कल भी शेर अफजल मरवत साहब अडयाला जेल गए, उन्होंने उनसे खान साहब जो है वो नहीं मिले। खान साहब उनसे सख्त नाराज हैं। तो उसके बाद उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि शिबली फराज और उमर अयूब ने मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया, ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मैं इमरान खान को अपना कायद मानता हूं और अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रहूंगा और ना इस कब्जा माफिया के नीचे काम करूंगा, ना मैं कोई इhtजाज करूंगा, ना कोई जलसा करूंगा, मैं चुप करके बैठ रहा हूं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये ट्वीट भी किया कि मीडिया मेरे साथ जो है वो रब्ता ना करे, मैं कुछ हफ्तों के लिए मीडिया से भी ब्रेक ले रहा हूं। उन्होंने सियासत से भी ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जनाब कहा कि इमरान खान की आज़ादी वाले एजेंडे पर निकला था वो आज खत्म हो गया है, एहतजाजन ऐलान करता हूं कि उनके साथ काम नहीं करूंगा। यानी कि जनाब ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अगर इनको ओहदा मिल जाता तो ये इमरान खान के एजेंडे पर काम कर लेते, उनके नजरिए पर काम करते। तो यहाँ पर इनका नजरिया तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ औरतों की लालच में शेर अफजल मरवत ने इमरान खान का आज साथ छोड़ दिया है। ये अपने बयान दे दें फिर इनका कच्चा छट्टा खोलूंगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने हर मामले पर इमरान खान को गुमराह किया। शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि शिबली फराज और उमर अयूब ने इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी और उन्होंने कहा कि अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं, मैं अपनी जात की बेतकुरी किसी तरह कबूल नहीं करूंगा। ये लोग आए और पार्टी की क़यादत करें। मैं इमरान खान के लिए मैदान में निकला था, हकीकी आज़ादी के लिए निकला था। मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन इमरान खान के कहने पर मैंने इंतखाबात में हिस्सा लिया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात के शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनको यहाँ पर जनाब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी क्यों नहीं बनने दिया गया। उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ जो बयान दिया था उसके बाद सऊदी अरब के उनके बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो आज शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि शिबली फराज से इमरान खान को यह मैसेज पहुंचाया
کہ سعودی سفیر نے جو ہے وہ اس تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ان کا نام چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے نہ دیا جائے، اور اس خیالات کے پیش نظر ان کو جو ہے وہ اس پورے میدان سے آؤٹ کر دیا گیا، ان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نہیں بنایا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ میں صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا، لیکن اس قبضہ مافیا کے نیچے کام نہیں کروں گا۔ تو یہ جناب بڑی اچنبے کی بات ہے کہ صرف عہدوں کے لیے شیر عبد المروز جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کام کرتے رہے، آج ان کا چہرہ بھی آج پوری قوم کے سامنے جناب بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو خیر یہ ساری صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ تو آج 8 مئی ہے اور 9 مئی سے صرف ایک دن قبل پورے کا پورا لاہور میدان جنگ بن گیا، خونی کھیل شروع ہوا، اور جیسے لاہور کے اندر ہوا وہ کیا معاملہ بنا۔ آج وکلا جو ہے اس راپہ احتجاج سے میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ مریم نواز جو ہے وہ اس وقت بدلے کی آگ میں بھڑک رہی ہیں، اور جیسے انہوں نے ریاستی مشینری کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے، ریاستی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اپنے ہی لوگوں پر ظلم برپریت کی جا رہی ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ یہاں پر نظام کے اوپر قبضہ اس نے کر لیا ہے، فارم 47 کے تحت حکومت میں وہ لوگ آئے ہیں، اور بدماشی ان کی دیکھ لیں کہ آج وکلا کے اوپر بھی پولیس نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا۔ پہلے خواجہ سراؤں سے پولیس نے کٹیں کھائیں، پھر اس سے پہلے فوج سے کٹیں کھائیں، اب لگ رہا ہے کہ انہوں نے وکلا سے بھی کٹیں کھانی ہیں۔ تو عدالتوں کی منتقلی کے خلاف لاہور میں احتجاج کرنے والے وکلا اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات ہوئے ہیں مگر ناکام رہے ہیں، انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم نے جواب دیا ہے، ہمارے ایس پی 2 ایس ایچ اوز اور دیگر اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اور وکلا لاہور ہائی کورٹ میں جا کر گلاؤ جھڑاؤ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ پولیس نے جناب وکلا کو لاہور ہائی کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے وہاں جا کر گلاؤ جھڑاؤ کرنا تھا، یعنی کہ پولیس کا کیا کام ہے کہ وہ وکلا کو لاہور ہائی کورٹ میں نہ جانے دیں، اور یہ خود پورا ایک گراؤنڈ سیٹ کیا گیا اور وہاں پر شدید شیلنگ کی گئی، وکلا کو مارا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وکلا کو پرامن احتجاج ریلی نکالنے کی اجازت ہے۔ وکلا نے پولیس پر تشدد کیا، وکلا کے پتھراؤ کے بعد پولیس نے شیلنگ کی، وکلا نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، قانون کو کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کی سیکیورٹی کے لیے 2000 اہلکاروں کی سیکیورٹی موجود ہے، اور پولیس خوش اسلوبی سے صورتحال کنٹرول کر لے گی۔ کسی کے باپ کا ملک تو نہیں ہے کہ پولیس آ کر اس طرح کی جو ہے وہ ہنڈا گردی یا دہشت گردی کرنے کی کوشش کرے۔ تو آج پاکستان بار کونسل نے پولیس تشدد اور سیشن عدالتوں کی منتقلی کے خلاف ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ تو جناب یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ ملک بھر کی جو بارز ہیں وہاں پر جناب کل ہڑتال ہوگی، اور پولیس ایک طرفہ کارروائی نہ کرے اور وکلا کو ہائی کورٹ میں اندر آنے دیں، وکلا ہائی کورٹ میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے۔ احسن بون جو ہیں انہوں نے جناب اس پر اپنی گفتگو کی ہے، تو لہٰذا ایک نئی جنگ شروع ہوئی ہے، اور ایک نیا پھڈا اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ساتھ کر لیا ہے کہ اب وکلا جو ہیں ان کو بھی بھڑکایا جا رہا ہے کہ وہ جناب یہاں پر آ کر جو ہیں وہ یہاں کھڑے ہو جائیں۔ تو خیر جناب یہ 9 مئی سے ایک دن قبل یہ سارا کچھ ہونا، تو کل بھی 9 مئی پاکستان تحریک انصاف ریلیاں نکالنی ہیں، احتجاج کرنا ہے، جلسے کرنے ہیں۔ تو آج رات کو بڑا کریک ڈاؤن کرنے کی تیاریاں ہو گئی ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پولیس ریڈ الرٹ ہے، اور پھر مختلف ادارے ریڈ الرٹ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو آج رات گھروں سے اٹھایا جائے گا، اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو آج ہوا یہ کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، اور کل سے لے کر آج تک 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف 24 گھنٹے ہی دھڑا دھڑ بیانات دے رہی ہے، دھڑا دھڑ جوابات دے رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو آج جناب تحریک تحفظ آئین جو ہے ان کا ایک سیمینار تھا، اور سابق صدر بھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا کہ 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے، ملزمان کو سزا ملنی چاہیے، جو ظلم کرے وہ بھی معافی مانگے، یعنی کہ سابق صدر نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، آپ معافی مانگیں گے۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی، معافی ہی مسئلے کا حل ہے۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ جو جمہوریت سے واقف نہیں وہ درس دے رہے ہیں، دنیا میں کسی نظام میں یک طرفہ فیصلے کا قانون نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو عدالتوں میں رکھے جائیں۔ جب صدر تھا خان صاحب کہتے رہے بات چیت ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے پہلے بھی رابطہ تھا، ججز نے خط لکھے ہیں، عدلیہ میں انصاف ہونا چاہیے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ مذاکرات کریں، یہ مصنوعی حکومت ہے، مجھے اور ساتھیوں کو نہیں لگتا کہ مدت پوری ہوگی۔ تو یہ سارے صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، اور پھر وہیں پر جناب آج جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے بھی اعلان جنگ کر دیا، اور انہوں نے آج تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کس چیز کی معافی مانگے، ملک پر قبضہ کرنے کی معافی تم مانگو۔ پاکستان تحریک انصاف نے الٹا ان سے معافی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ ہم سے معافی مانگیں۔ اور پھر عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب
آپ स्टेट नहीं हैं, आप रियासत नहीं हैं, स्टेट का इंस्ट्रूमेंट हैं, आप मुहफ़िज़ हैं, मालिक नहीं हैं। मालिक पाकिस्तान की अवाम है, अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 सीटें दी हैं जिसे 94 कर दिया गया, जो काबिल मुज़म्मत है। तो ये जनाब बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कर दिया गया है और पिछले 1.5 से 2 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए में इंतहाई शिद्दत आती चली जा रही है, जो ये बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस लड़ाई को आखिरी हद तक लड़ेगी और अब ये लड़ाई मजीद खतरनाक हो जाएगी। जलती पर तेल डाल दिया गया है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर करे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने जो है वो अपनी हिफाजत के अंदर रखे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर अपना जवाब दिया। खान साहब जो है उन्होंने DGISPR को जवाब देते हुए कहा कि मैं माफी क्यों मांगू, 9 मई के वाकयात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई वाकयात की चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के सामने मजम्मत भी की थी। मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुम लोगों ने मेरी हुकूमत को गिराया है तो लिहाजा तुम मेरे से माफी मांगो। तो जनाब इमरान खान साहब ने भी ये बात कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, तुम लोगों को मेरे से जनाब माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 27 साल की तारीख में कभी जलाओ गिराव नहीं किया, 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहरील की और नून लीग के लोगों ने जो है वो प्राइवेटली हमें बता दिया था कि जब तक काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस नहीं बनता ना इलेक्शन होंगे और ना नवाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने DGISPR की 2014 धरने की जुडिशियल इंक्वायरी कबूल करने की जो है वो उन्होंने कहा, हमायत कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है आप 14 के धरने की जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें और 14 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। मुझे खुशी होगी कि मुझे इंक्वायरी कमेटी में पेश किया जाएगा। 14 के धरने के हवाले से मुझ पर इतने इल्जाम लगाए गए सब गलत हैं। 13 का इलेक्शन आरोज का इलेक्शन था। इस बार साबिक वज़ीर आज़म के फॉर्म 47 से मुताल्लिक के बयानात पर मौजूदा हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर आला चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन फ्रॉड थे। तो लिहाजा इमरान खान ने 14 के इलेक्शन में भी ये बात कर दी है कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, मैं तैयार हूं। तो उन्होंने जब जो है वो नल्ले पर दहला कर दिया है और ये जो है बड़ी खतरनाक किस्म की जनाब सूरत हाल हो गई है कि इमरान खान जो हैं वो बढ़ चढ़कर बयान दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर वो भी हमले कर रहे हैं और वो इस वक्त पीछे जनाब नहीं हट रहे। तो अब आर्मी चीफ ने भी ईंट से ईंट बजा दी है। कल जनाब 9 मई है, मुल्क भर में जनाब उर्स मनाया जाएगा और 9 मई जो है वो जाहिर है आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमले हुए। DGISPR ये कहते हैं कि जनाब ये हम पर हमला था, ये फौज में बगावत करने की कोशिशें हो रही थी। इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि अगर हम GHQ या ISA के हेडक्वार्टर्स का जो है वो रुख करते हैं तो आर्मी चीफ जो अपने वजन से गर जाएंगे और वो मुल्क के आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हम पर हमला किया। ये एक फौज का जो है वो एक बयानिया है या उनका इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इमरान खान साहब इस पे ये कहते हैं कि जनाब ये तो मेरे खिलाफ साजिश हुई है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो जनाब आज खबर यह है कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर कल 9 मई को जिना कन्वेंशन सेंटर में जो है वो तकरीब का एहतमाम होगा। कल जिना कन्वेंशन सेंटर में 9 मई के हवाले से उर्स मनाया जाएगा और वो उर्स के अंदर क्या होगा उसमें जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक समेत फौजी क़यादत का भी शिरकत करने का इम्कान है और वहां पर सख्त किस्म की तकारीर होंगी। शहबाज शरीफ भी वहां पर 9 मई का बयानिया का राग लपेंगे। वो बार बार 9 मई को कैच करके फौज और इमरान खान के दरमियान एक नई खलीज पैदा करने की कोशिश करेंगे और फिर आर्मी चीफ भी डेफिनेटली वहां पर खिताब करेंगे। उनका खिताब बड़ा आम होगा कि वो वहां पर क्या मैसेज देते हैं। अगर वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कल खान के ऊपर वार करेंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर ये लड़ाई किस जो है वो नहज पर जाएगी कि हालात बंद गली में जाते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। कल का दिन बहुत अहम है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।